तो कहीं बाढ़ ने तबाही मचा रखी है तो कहीं बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। तैयारियों के दावे हर साल होते हैं, लेकिन इन दावों की पोल भी हर साल खुलती है। और इधर सासाराम के बीएसएनएल दफ्तर के कर्मचारी घुटने भर पानी में जाने को मजबूर हैं। हर साल 3 से 4 महीने तक यही स्थिति रहती है, यही हालात रहते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। अभी खड़ा हूँ सासाराम के बीएसएनएल का जो टीडीएम ऑफिस है वहां पर खड़ा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल ऑफिस जाने का जो रास्ता है वो कैसे जल जमाव से पूरा ग्रसित है। और इसी पानी से में उतरकर लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं। जो यहाँ कार्यरत कर्मी हैं वो इसी तरह पानी में आते हैं और जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा होगा। ये जल जमाव की स्थिति कोई नई नहीं है। आए दिन जब हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो पूरा इलाका जल जमाव से त्रस्त हो जाता है। जी बताइए कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? प्रत्येक साल है लगभग 15 से 20 जून के आसपास पूरा पानी भर जाता है और अक्टूबर से नवंबर महीने तक ये पूरे 3 से 4 महीने पूरे पानी तक भरा रहता है। हम लोग पूरे स्कूटर से आते हैं, कभी कभी बीच में स्कूटर बंद हो जाता है, चालू नहीं हो पाता है, फिर शर्ट पैंट को भिगाते हुए ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस में चेंज करते हैं। कभी बहुत परेशानी होती होगी इससे। अलग से कपड़े लेके भी आना पड़ता है। और इसके लिए कोई उपाय नहीं हो पा रही है क्या? हम लोग ने पिछले साल भी और विगत साल भी डीएम साहब को लेटर से सूचित किए थे। डीएम साहब ने नगर पंचायत को, कार्यपालक अभियंता को लिखे भी थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, खासकर जो इस टीडीएम कार्यालय है। और टीडीएम कार्यालय आप देख सकते हैं ये भारत संचार निगम लिमिटेड का कार्यालय है और इस कार्यालय के पास जो जल जमाव है इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे इलाके की क्या स्थिति है। आप देखिए किस तरह से जो कितने घुटने भर पानी में उतरकर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम में जल जमाव से कई मोहल्ले त्रस्त हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो सिर्फ गली मोहल्ले में पानी नहीं घुसा है, अगर देखा जाए तो दफ्तरों में भी पानी घुस चुका है। और हालात क्या हैं, तस्वीरें क्या हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं उन कर्मियों की क्या हालात होंगे जो रोजाना इतने पानी से गुजरकर अपने दफ्तर पहुंचते होंगे। इधर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव बेतिया पहुंचे, बुलेट से कई इलाकों का दौरा भी किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के साथ ही उनको मदद भी किया, उन्हें मदद भी पहुंचाई। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और बाढ़ के नाम पर लूट का आरोप लगाया। तो दुधारू गाय है ना नेताओं के लिए, हो माफियाओं के लिए, पदाधिकारी के लिए। कोई देश आत्मनिर्भर अपने बदौलत होता है ना, दूसरे देश के बदौलत नहीं होता है ना। आप जब भी बाहर आता है नेपाल पर दोष गढ़ते हैं। नेपाल अपना बचेगा कि आपको बचाएगा? तो पप्पू यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि नेपाल पर दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा। बाढ़ के आड़ में भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं जब भी कोई इलाका बाढ़ या किसी तरह की परेशानियों में घिरा होता है। पप्पू यादव निकल पड़ते हैं लोगों की मदद के लिए। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लागू है। हालांकि किसानों को परेशानी से बचाने के लिए इससे जुड़ी हुई दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन अन्नदाताओं की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। यह रिपोर्ट देखिए। और मौसम अनुकूल है और समय पर बारिश हो रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी सुविधा हो रही है। और राज्य में रोपनी का काम यानी कि बहुत तेज़ गति से हो रहा है। किसान काफ़ी खुश हैं। सुना आपने, बिहार के कृषि मंत्री के हिसाब से राज्य के किसानों को कोई समस्या नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी किसान खुश हैं।
क्योंकि उन पर भगवान मेहरबान है। हालांकि ये दावा मंत्री जी का है। धान किसानों की मुश्किलें अपार हैं, चाहे वो खाद की कालाबाजारी की हो या फिर पटवन की। हमारी टीम जब पटना से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौबतपुर और विक्रम के किसानों के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी समस्याओं को कुछ यूं बयां किया। खाद का दाम तो माने सरकार की तरफ जितना माने लोग कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, उससे माने बहुत ज़्यादा है। 50 रुपया फाजिल से कम में तो मिल में नहीं करता है। यूरिया खाद का दाम का कम है और हम लोग को 350 कभी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो हम लोग को लेना ही पड़ता है। सरकार के तरफ से कुछ नहीं है। डीजल के दाम हो गया 80-85 रुपये लीटर। किसान को पंपिंग सेट भी चलाता था, उसको भी अब लेने का हिम्मत नहीं कर रहा है। अनुदान मिलता है कि नहीं? 13 साल मिला था, पर साल अनुदान नहीं मिला। इन साल तो अभी कुछ अनुदान के चर्चे न है। सबसे अधिक हालत खराब तो बटाईदार किसानों की है, जिन्हें हर हाल में खेत मालिक को अनाज देना ही है, लेकिन सुविधा से वो महरूम है। हम लोग तो सर कर्जा महाजन लोकल करते हैं, हमको तो केसीसी भी नहीं मिल पाता है सरकार के यहाँ से। इलेल की हमारे पास रसीद पुर्जा भी नहीं है, डीजल अनुदान भी नहीं मिलता, इलेल की रसीद पुर्जा नहीं है। तो हम तो सरकार के पर ही निर्भर नहीं है। सरकार कहती है कि हमें हाई मिलेगा, हाउ मिलेगा, लेकिन हमको तो कोई तरह के सुविधा नहीं मिलता है। हम तो मनी बटेदार हैं। सरकार कहता है कि बैंक दे रहा है, वो लोन दे रहा है, खेती करने के लिए दे रहा है, बीज दे रहा है, खाद नहीं, कुछ नहीं देता है। आज खाद का स्थिति ये है कि सरकार बोलती है कि 250 रुपये मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है 400 रुपये। हालांकि कृषि मंत्री सब कुछ दुरुस्त होने का दावा करते हैं और किसानों के लिए इस साल को वरदान बताते हैं। अभी तो रोपनी लगा रहे हैं, इसका 20-22 दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी लोगों को जाकर। तो ऐसी कोई बात है नहीं। उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि ज़िले के अंदर में डीएम की अध्यक्षता में निगरानी समिति होती है जाकर के, और इन बातों को देखते हैं जाकर के, और डिपार्टमेंट भी लगातार समीक्षा करती है जाकर के। तो हमारे का खाद की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हमारे पास है जाकर। किसान काफ़ी खुश हैं जाकर, कहीं दिक्कत नहीं जाकर के। पहला मौका है जब समय पर माने खेतों में पानी दिखा जाकर के, समय पर बारिश जो हो गई, किसानों के लिए वरदान हो गया। अब सवाल ये है कि सब दुरुस्त है तो अन्नदाता आफत में क्यों है? कुछ तो गड़बड़ियां हैं जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की आवश्यकता है, जिससे अन्नदाताओं की मेहनत सार्थक हो सके। गया से एलन लिली के साथ पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।